भारत की राज्य व्यवस्था, विशेषकर यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पीवाईक्यूज यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और वर्षों को निकालना। और वो भी बिना किसी अनावश्यक कहानी के। एकदम सीधे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि परीक्षा की तैयारी का हर एक मिनट कीमती बन सके। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना ना एक जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर एक अनुच्छेद और साल एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। बिल्कुल, और एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इन ऐतिहासिक मुकदमों और अनुच्छेदों के बीच के पैटर्न को समझना सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा कारगर है। सही कहा आपने। जब तक हम ये नहीं समझते कि कोई ऐतिहासिक फैसला किन परिस्थितियों में आया, हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहराई से नहीं समझ सकते। तो चलिए उसी शुरुआत वाले प्रस्तावना के सवाल का सीधा उत्तर खोजते हैं। हमारी स्रोत सामग्री हमें ऐतिहासिक मुकदमों की एक क्रोनोलॉजिकल यानी कालक्रम यात्रा पे ले जाती है। इस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव है 1960 का बेरुबारीवाद। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत ही सख्त था। बेरुबारीवाद में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण काफी पारंपरिक था। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सिरे से नकार दिया। हाँ, उस समय इसे केवल संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी माना गया। न्यायालय का तर्क था कि चूंकि प्रस्तावना कोई ठोस कानूनी शक्ति या अधिकार नहीं देते, इसलिए इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। फिर तो समय का पहिया घूमा और 1973 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया, केशवानंद भारतीवाद। बिल्कुल, ये वो समय था जब संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति को लेकर भारी टकराव चल रहा था। हाँ, और इस निर्णय में न सिर्फ प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, बल्कि यहीं से मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी निकल कर आया। सही कहा। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में एक उदाहरण से समझाऊं, तो संविधान का यह मूल ढांचा किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। देखिए, जिस तरह स्मार्टफोन में नए ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, स्क्रीन का वॉलपेपर बदला जा सकता है, जो कि संविधान में होने वाले संशोधनों की तरह है। बिल्कुल, लेकिन फोन के मूल ऑपरेटिंग सिस्टम के उस कोड को डिलीट नहीं किया जा सकता जो फोन को चालू रखता है। केशवानंद भारतीवाद ने यही तय किया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ जो सबसे विचारणीय पहलू है ना, वो ये है कि 1960 से 1973 के बीच न्यायपालिका की सोच में कितना व्यापक बदलाव आया। एकदम 180 डिग्री का बदलाव। हाँ, इस मूल ढांचे के सिद्धांत ने रातों रात ये सुनिश्चित कर दिया कि देश की विधायिका के पास संविधान को पूरी तरह से पलट देने की असीमित शक्ति नहीं है। मतलब सत्ता के निरंकुश होने के रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल। और ये स्थिति 1994 के एसआर बोम्मईवाद में आकर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 1994? उस दौर में तो अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जमकर राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा था। एकदम सही। इसी वाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक अपरिहार्य हिस्सा माना और स्पष्ट किया कि पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है और इसका उल्लंघन करने वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके साथ ही स्रोत में 1976 के 42वें संविधान संशोधन का भी जिक्र है। हाँ, आपातकाल के दौरान लाया गया वो 42वां संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है। इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। अच्छा, स्रोत में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक बहुत ही बारीक ऐतिहासिक तथ्य भी दिया गया है, जो अक्सर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भ्रम पैदा करता है। कौन सा तथ्य? उच्चतम न्यायालय की वास्तविक स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन हाल ही में इसका स्थापना दिवस 4 फरवरी 2026 को मनाया गया। अच्छा, हाँ। और साथ ही यह भी दर्ज है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई हैं। अब मेरा सवाल यह है कि स्थापना दिवस की इन 2 अलग-अलग तारीखों 28 जनवरी और 4 फरवरी के बीच ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि संस्थागत रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को ही हुई थी, जब उसने अपना कार्यभार संभाला था। तो फिर 4 फरवरी क्या है? हालिया वर्षों में न्यायालय ने अपनी कार्यप्रणाली के एक नए चरण
या किसी विशेष समारोह को चिन्हित करने के लिए 4 फरवरी को एक आयोजन के रूप में मनाना शुरू किया है। ओहो, तो मतलब ऐतिहासिक और वैधानिक सत्य 28 जनवरी 1985 है। परीक्षा में यही काम आएगा। बिल्कुल, यही ध्यान रखना है। यह एक जरूरी स्पष्टीकरण था। अब संविधान की उस वैचारिक नींव से आगे बढ़ते हुए उन वास्तविक स्तंभों की बात करते हैं जिन पर शासन टिका है, यानी कार्यपालिका और विधायिका। जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। हाँ, और राज व्यवस्था को लेकर कई ऐसे मिथक हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए पहला मिथक लेते हैं। बताइए। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होता है और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कोई भी वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी कर सकता है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली के सबसे बड़े मिथकों में से एक है। तथ्य ये है कि उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। इसके लिए एक बेहद कड़ा अनुक्रम निर्धारित है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर पीठासीन होंगे। यदि वे अनुपस्थित हैं तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। बिल्कुल है। तो क्या ये उस पद का अपमान नहीं है कि लोकसभा का एक उपाध्यक्ष तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, लेकिन खुद उपराष्ट्रपति को इससे बाहर रखा जाता है? इसके पीछे का तर्क क्या है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसे पद के अपमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण बहुत ही तार्किक और विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। अरे हाँ, वो तो सदस्य होते ही नहीं है। बिल्कुल। तो चूंकि वो किसी भी सदन का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य नहीं है, इसलिए जब दोनों सदनों की संयुक्त वोटिंग हो रही हो तो एक गैर सदस्य को पीठासीन अधिकारी बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ओहो, अब इसके पीछे का पूरा तंत्र समझ में आया। ये किसी पद की गरिमा का नहीं, बल्कि सदस्यता के अधिकार का मामला है। एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरा बड़ा मिथक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। आम धारणा यह है कि चूंकि दोनों देश के शीर्ष पद हैं, तो उनके चुनाव की प्रक्रिया एक समान ही होगी। जो कि गलत धारणा है। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे जनता द्वारा निर्वाचित हों या मनोनीत। बिल्कुल। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और इसके पीछे भी एक बहुत स्पष्ट हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तर्क है। वो कैसे? संसद में मनोनीत सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही नामित करता है। अब अगर वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं जिसने उन्हें पद दिया है। अरे हाँ, ये तो बहुत सीधी सी बात है। इसलिए चुनाव की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वोटिंग से बाहर रखा जाता है। बहुत ही तार्किक है। और अगर राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात हो तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61। यह प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक सख्त शर्त है कि प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के 1/4 यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, और पारित होने के लिए दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों बनाई गई है? इसका सीधा सा कारण ये है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरह नहीं देखा जा सकता, जिसे साधारण अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सके। क्योंकि वो राज्य के प्रमुख हैं। बिल्कुल। ये जानबूझकर इतनी कठिन प्रक्रिया बनाई गई है ताकि राज्य के सर्वोच्च पद को हटाने का फैसला किसी तात्कालिक राजनीतिक दुर्भावना या मामूली बहुमत का परिणाम न हो। इसके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। समझ गया। कार्यपालिका के इन शीर्ष पदों के तंत्र को समझने के बाद अब उन विशिष्ट अनुच्छेदों पर आते हैं जो रोजमर्रा के संसदीय कामकाज की रीढ़ हैं, जिनसे सीधे सवाल आते हैं। हाँ, वो डेटा हाइलाइट्स। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 110 की, यानी धन विधेयक या मनी बिल। स्रोत स्पष्ट करता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। सही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि राज्यसभा के पास इसे रोकने के लिए अधिकतम 14 दिनों का ही समय होता है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में कोई वास्तविक शक्ति है ही नहीं और लोकसभा बिना राज्यसभा की सहमति के भी इसे पारित कर सकती है, तो फिर इस विधेयक को 14 दिनों के लिए राज्यसभा में भेजने का औचित्य ही क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जवाबदेही? हाँ, धन विधेयक सीधे तौर पर जनता के पैसे यानी टैक्स से जुड़ा है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा, ये तय करने का अधिकार केवल उन प्रतिनिधियों को होना चाहिए जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। मतलब लोकसभा? बिल्कुल। लेकिन भारत एक संघीय देश भी है। राज्यसभा को ये बिल 14 दिन के लिए भेजना एक तरह से पारदर्शी विमर्श का मौका देता है। अच्छा, ताकि राज्यों का पक्ष सामने आ सके? हाँ, इससे पूरे देश को पता चलता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा की उस आर्थिक फैसले पर क्या राय है। भले ही अंतिम निर्णय लोकसभा का हो, लेकिन वो 14 दिन की बहस सरकार को सार्वजनिक कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। समझ लिया। यानी ये सिर्फ एक रबर स्टैंप प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर विमर्श और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। एकदम। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 105 की तरफ, जो सांसदों के विशेषाधिकारों की बात करता है। इसके 2 स्तर हैं। 105 क्लॉज 1 व्यक्तिगत विशेषाधिकार देता है, जैसे कि संसद के भीतर वाक स्वतंत्रता, और 105 क्लॉज 2 सामूहिक विशेषाधिकार है, जो सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार देता है। देखिए, ये विशेषाधिकार लोकतंत्र की प्राणवायु हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि संसद सदस्य बिना किसी कानूनी डर, मानहानि के मुकदमों या पुलिस की गिरफ्तारी के भय के स्वतंत्रतापूर्वक सरकार से सवाल पूछ सके और बहस कर सके। लेकिन इसी आज़ादी के साथ एक बहुत ही कड़ा नियम भी है जो जवाबदेही तय करता है। हमारी स्रोत सामग्री में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1951 की धारा 8 सबसेक्शन 3 का जिक्र किया गया है, जहां हालिया राहुल गांधी प्रकरण का भी संदर्भ है। हाँ, वो बहुत चर्चा में रहा है। बिल्कुल। ये धारा प्रावधान करती है कि यदि किसी संसद या विधानसभा सदस्य को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी। ये विशेषाधिकार और जवाबदेही के बीच का एक बेहद जरूरी संतुलन है। एक तरफ अनुच्छेद 105 सदन के भीतर काम करने की आजादी देता है, लेकिन दूसरी तरफ धारा 8(3) राजनीति के अपराधीकरण को रोकने का काम करती है। मतलब कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला संसद में न बैठ सके। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करती है कि जिन लोगों को न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है, उन्हें संसद में बैठकर देश के लिए कानून बनाने का नैतिक और कानूनी अधिकार न रहे। सही बात है। कानून बनाने, विशेषाधिकारों और संसद की इस लंबी चर्चा के बाद अब रुख करते हैं उन स्वतंत्र संस्थाओं की ओर जो इस पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली की निगरानी और क्रियान्वयन करती हैं, यानी हमारे सिस्टम के निष्पक्ष अंपायर। हाँ, सबसे पहले निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। हमारे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में 26वें मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और उनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। चुनाव आयोग के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया वैधानिक बहस हुई है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सी बहस? उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब केवल सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बननी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। अच्छा, समिति में इन्हीं 3 लोगों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये संतुलन का सबसे बेहतरीन मॉडल है। प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के सामने एक चुनौती पेश करते हैं और मुख्य न्यायाधीश एक तटस्थ अंपायर की भूमिका निभाते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो चुनाव आयोग को कार्यपालिका के सीधे प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 148 की, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG से जुड़ा है। स्रोत में 1976 के एक बड़े संस्थागत सुधार का जिक्र है, जहां लेखांकन यानी अकाउंटिंग को लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था। तो क्या ब्रिटिश काल से चली आ रही व्यवस्था में कोई खामी थी? अपनी गलतियों को कैसे पकड़ेगा? बिल्कुल। इसी विसंगति को खत्म करने के लिए 1976 में स्पष्ट विभाजन किया गया। अब विभागों का अकाउंटिंग अलग संस्थाएं करती हैं
और सीएजी का काम सिर्फ उनका निष्पक्ष ऑडिट करना रह गया है। एक और महत्वपूर्ण जांच संस्था है सीबीआई, जिसके बारे में स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प संदर्भ है। अच्छा, पिंजराबंद तोता वाला। हाँ, कोयला आवंटन घोटाले की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजराबंद तोता या केज्ड पैरट की संज्ञा दी थी। ये इतनी बड़ी टिप्पणी क्यों की गई? तोते का पिंजरा आखिर किसके हाथ में होता है? वो टिप्पणी सीबीआई की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करती है। पिंजराबंद तोता इसलिए कहा गया क्योंकि सीबीआई के अधिकारियों के तबादले, उनका बजट और उनकी कार्यप्रणाली काफी हद तक राजनीतिक कार्यपालिका यानी सरकार पर निर्भर करती है। तो जब सरकारी कंट्रोल करेगी तो निष्पक्षता कैसे आएगी? वही तो, जब कोई जांच एजेंसी अपने ही मालिकों के खिलाफ जांच कर रही हो और मालिक ही ये तय करे कि जांच कौन अधिकारी करेगा, तो वो एजेंसी पिंजरे में बंद तोते की तरह ही केवल अपने मालिक की भाषा बोलती है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक तस्वीर है। दूसरी ओर हमारे पास अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अहम सिफारिशें देता है ताकि भारत के संघीय ढांचे में आर्थिक संतुलन बना रहे। बिल्कुल। अब आते हैं मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC पर। यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक परामर्शदात्री निकाय है यानी एडवाइजरी बॉडी है। यह सीधे सजा नहीं सुना सकता। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष के कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर दिया गया है। हाँ, 5 साल का कार्यकाल तो एक मानक समय होता है ना? फिर इसे घटाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसके पीछे का तर्क संस्था को अधिक गतिशील बनाना और प्रशासनिक एकरूपता लाना है। पहले 5 वर्ष के लंबे कार्यकाल के कारण नए और योग्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इस पद पर आने का मौका बहुत देर से मिलता था। अच्छा, तो कार्यकाल 3 वर्ष करने से नेतृत्व में अधिक रोटेशन होगा? बिल्कुल। साथ ही यह बदलाव NHRC के ढांचे को अन्य राष्ट्रीय आयोगों के कार्यकाल के अनुरूप लाता है। और अंत में नीति आयोग की बात करते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग की जगह ली। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। अक्सर राजनीतिक बहसों में यह सवाल उठता है कि संवैधानिक, सांविधिक और गैर सांविधिक निकायों में फर्क क्या है? नीति आयोग के पास किस प्रकार की ताकत है? देखिए, यह वर्गीकरण पहचानना परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। संवैधानिक निकाय वे हैं जिनका संविधान के अनुच्छेदों में सीधा जिक्र है और जिनकी शक्तियां संविधान से आती हैं, जैसे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। ठीक है। और सांविधिक? सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय वे होते हैं जिन्हें संसद के किसी अधिनियम या कानून द्वारा बनाया जाता है। लेकिन गैर सांविधिक निकाय जैसे नीति आयोग को संसद के किसी कानून से नहीं, बल्कि केवल सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया है। तो मतलब नीति आयोग के पास कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी शक्तियां नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। यह मुख्य रूप से एक थिंक टैंक है जो नीतियों पर सलाह देता है। तो अब तक हमने काफी गहरी अवधारणाओं पर चर्चा की है। अगर हम इस पूरी राज्य व्यवस्था के उन हिस्सों को देखें जो सार्वजनिक विमर्श या विशेषज्ञों के बीच सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा बनता है, जहां सबसे ज्यादा भ्रांतियां होती हैं, तो परीक्षक अगला सवाल कहां से बनाएगा? स्रोत का समग्र विश्लेषण करने के बाद मेरा मानना है कि हालिया समय में 2 सबसे बड़े संभावित प्रश्न हो सकते हैं। पहला, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाई गई समिति, वही PM, LOP और CJI वाली। हाँ। और दूसरा, NHRC के अध्यक्ष के बदले हुए कार्यकाल का मुद्दा, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष। इन दोनों को मिलाकर एक कथन कारण या सही मिलान प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो इसका कुल मतलब यह है कि परीक्षा की तैयारी करने वालों को इन विशिष्ट बदलावों वाले हिस्सों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। और ऐतिहासिक संशोधनों के मामले में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है? ऐतिहासिक संदर्भ में सबसे संभावित प्रश्न 1976 में CAG के कार्यों के पृथक्करण पर हो सकता है, जिसे अक्सर 42वें संशोधन के साथ कंफ्यूज किया जाता है। अच्छा, क्योंकि दोनों 1976 में हुए थे। बिल्कुल। लोग मान लेते हैं कि CAG का सुधार भी 42वें संशोधन का हिस्सा था, जबकि CAG के अधिनियम में किया गया बदलाव एक अलग वैधानिक प्रक्रिया थी। बिल्कुल, सटीकता ही इस पूरी व्यवस्था को समझने की असली चाबी है।
चलिए, अब स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए जो हमने शुरू में तय किया था, एक तेज रफ्तार वाली पुनरावृत्ति यानी रैपिड रिवीजन करते हैं। मैं विषय बोलूंगा और आप साल या अनुच्छेद बताइएगा। मैं तैयार हूँ। 1960, बेरुबारीवाद, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1973, केशवानंद भारतीवाद, प्रस्तावना अभिन्न अंग है और मूल ढांचे का सिद्धांत। अनुच्छेद 61, महाभियोग, 1/4 हस्ताक्षर और 2/3 बहुमत अनिवार्य। अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक, उपराष्ट्रपति कभी भी अध्यक्षता नहीं करता। अनुच्छेद 110, धन विधेयक, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। सीएजी सुधार, 1976, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अलग हुए। एनएचआरसी का नया कार्यकाल, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। बहुत बढ़िया, राज्य के कार्यकारी प्रमुख से। मतलब राज्यपाल से? जी, ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि यहीं पर ना एक बहुत बड़ा मिथक पनपता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां एकदम मिरर इमेज हैं। मतलब बिल्कुल एक जैसी। हाँ, खासकर श्रमदान की शक्तियों को लेकर लोगों को यही लगता है। हाँ, ये धारणा तो बहुत आम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तार्किक भूल है। मेरा मतलब है कि अगर दोनों के पास बिल्कुल समान शक्ति होती तो फिर सर्वोच्च प्राधिकारी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ना। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। मिथक यही है कि राज्यपाल हर तरह की सजा माफ कर सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत जरूर है, लेकिन उसके पास मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को पूरी तरह से क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। अच्छा, तो मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? दंड देना राज्य का सबसे चरम कदम है, इसलिए जीवन दान देने का अंतिम फैसला भी राष्ट्र के सर्वोच्च प्रमुख यानी राष्ट्रपति के पास ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब उस पहले सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरुआत में पूछा था। क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक ही व्यक्ति को 2 अलग-अलग नावों की सवारी करने को कहा गया हो। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो क्या इससे हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, मूल संविधान में ना ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, लेकिन एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था थी शुरुआत में। अच्छा, तो फिर ये बदलाव कैसे और क्यों आया? इसका जवाब 1956 के 7वें संविधान संशोधन में छिपा है। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, तो प्रशासनिक आवश्यकताएं बदल गईं। छोटे राज्यों या पड़ोसी राज्यों के लिए अलग-अलग राज्यपाल नियुक्त करने के बजाय ये प्रशासनिक रूप से ज्यादा व्यवहारिक लगा कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का प्रभार दे दिया जाए। तो 7वें संशोधन ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। बिल्कुल। यानी ये कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक जरूरत थी। बिल्कुल। 1956 का 7वां संशोधन, ये याद रखने वाली बात है। एकदम सही। चलिए, अब ना केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की ओर बढ़ते हैं। संविधान ने विषयों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया है। राज्य सूची के विषय स्पष्ट रूप से राज्यों के लिए हैं, लेकिन फिर भी संसद उन पर कानून कैसे बना सकती है? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि पड़ोसी आपके घर के फैसले ले रहा है। हाँ, ये संघवाद का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसे समझने के लिए हमें 4 विशिष्ट अनुच्छेदों के पीछे का तर्क समझना होगा। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 249। अच्छा, इसमें क्या है? ये कहता है कि यदि राष्ट्र हित में जरूरी हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे। 1 मिनट, यहाँ केवल राज्यसभा का ही जिक्र क्यों है? मतलब लोकसभा क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा ना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राज्यों की परिषद है। इसमें राज्यों के ही प्रतिनिधि बैठते हैं। ओहो, समझ गए। हाँ, तो अगर राज्यों के अपने प्रतिनिधि ही 2/3 बहुमत से कह रहे हैं कि इस विषय पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि राज्य खुद अपनी सहमति दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तर्क है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य खुद मिलकर तय करें कि किसी खास संपत्ति का फैसला अब परिवार का मुखिया करेगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो अनुच्छेद 249 का ये राष्ट्रीय हित और राज्यसभा का 2/3 बहुमत आपस में कैसे जुड़े हैं, ये अब बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है अनुच्छेद 250। ये आपातकाल से जुड़ा है। जब देश में आपातकाल लागू हो तो पूरा देश एक एकात्मक ढांचे में बदल जाता है।
तब संसद को स्वतः ही राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ये तो समझ में आता है। संकट के समय देश को एक कमान की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपातकाल ना हो और राज्य खुद चाहें कि केंद्र उनके लिए कानून बनाए तो उसके लिए अनुच्छेद 252 है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके सहमति जताते हैं तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्या? उसके लिए आता है अनुच्छेद 253। मान लीजिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है और उसे लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना पड़े तो संसद अनुच्छेद 253 के तहत ऐसा कर सकती है। बिल्कुल, राज्य ये नहीं कह सकते कि ये हमारा विषय है। तो इसे संक्षेप में देखें तो 249 में राष्ट्रहित, हाँ, राज्यसभा की सहमति से जी, 250 में आपातकाल, 252 में राज्यों की खुद की पुकार, हाँ, और 253 में अंतर्राष्ट्रीय वादे। इन अनुच्छेदों का यह तार्किक क्रम न तथ्यों को रटने की जरूरत को ही खत्म कर देता है। सही कहा। अब अगर हम परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न को देखें तो राज्यसभा की सीटों का मिलान बहुत बार आता है। इसका रणनीतिक विवरण क्या है? राज्यसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार कुछ प्रमुख राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं। गुजरात में 11 सीटें हैं, ठीक है। कर्नाटक में 12 सीटें हैं, राजस्थान और उड़ीसा दोनों में 10-10 सीटें हैं और केरल में 9 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा का ये 10-10 सीटों वाला आंकड़ा ना मिलान वाले सवालों को सुलझाने में एक बेहतरीन एंकर पॉइंट का काम कर सकता है। बिल्कुल। और केंद्र राज्य संबंधों की जब भी बात होती है तो कुछ प्रमुख समितियों का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। हाँ, स्रोत सामग्री में 3 प्रमुख समितियों का उल्लेख है। जी हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच जो घर्षण होता है उसे सुलझाने के लिए समय समय पर समितियां बनी। सबसे प्रसिद्ध है सरकारी आयोग, जिसका गठन 1983 में हुआ था। और बाकी 2? इसके बाद राजमन्नार समिति और फिर 2007 का पुंछी आयोग। इन तीनों का मूल उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के असंतुलन की समीक्षा करना था। परीक्षा के लिए 1983 का सरकारी आयोग और 2007 का पुंछी आयोग बहुत अहम है। तो दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच सत्ता की साझेदारी की बात तो हो गई, लेकिन एक दूर दराज के गांव में बैठे किसान के लिए तो राज्य की राजधानी भी बहुत दूर है ना? हाँ, ये तो है। तो सत्ता को सीधे उसके दरवाजे तक कैसे लाया गया? मतलब यहाँ हम शासन के तृतीय तल यानी स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन की। इसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एकदम जड़ों तक पहुंचा दिया। और यहाँ स्रोत सामग्री से ना एक बहुत ही ठोस आंकड़ा सामने आता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के काम करने के लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं। वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय रखे गए हैं। क्या पंचायतों के पास अधिक विषय होने का कोई खास कारण है? देखिए, कारण बहुत व्यवहारिक हैं। गांव में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सड़क और कुटीर उद्योग जैसे अनगिनत बुनियादी मुद्दे होते हैं जो सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर ही बेहतर सुलझाए जा सकते हैं। शहरों में प्रशासनिक ढांचा थोड़ा अलग होता है, इसलिए नगर पालिकाओं के पास 18 विषय हैं। ये आंकड़ा तो स्पष्ट है, लेकिन जो चीज सबसे बड़ी चुनौती बनती है वो है इन संस्थाओं के विकास से जुड़ी समितियों का कालक्रम। इन समितियों के नाम तो याद रह जाते हैं, लेकिन इनके वर्ष और इनका सही क्रम याद रखना छात्रों को बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये परेशानी तो आम है। तो क्या हम इन विकासवादी समितियों के क्रम के पीछे की कहानी समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक क्रमिक विकास की तरह देखते हैं। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई। 1957। भारत अभी नया नया आजाद हुआ था। इन्होंने महसूस किया कि विकास का काम केवल अधिकारी नहीं कर सकते, लोगों की भागीदारी चाहिए। इसलिए उन्होंने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। अच्छा, इसीलिए ना बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी माना जाता है। तो 1957 और त्रिस्तरीय व्यवस्था, बलवंत राय मेहता इसके आर्किटेक्ट थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके ठीक 20 साल बाद व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत पड़ी, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। 20 साल बाद? हाँ, उन्होंने पाया कि 3 स्तर बहुत ज्यादा हैं,
इसलिए उन्होंने द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की। अरे ये याद रखने के लिए तो बहुत अच्छी ट्रिक है। मतलब 1957 और 1977 पूरे 20 साल का अंतराल। बिल्कुल। और शब्दों से भी जोड़ सकते हैं। बलवंत राय मेहता 3 शब्द का नाम है तो 3 स्तर। बिल्कुल। अशोक मेहता सिर्फ 2 शब्द का नाम है तो 2 स्तर। क्या बात है, ये एक शानदार स्मृति चिन्ह है। फिर इसके बाद ना व्यवस्था में एक और समस्या आई, नौकरशाही का बढ़ता दखल। इसे दूर करने के लिए 1985 में GVK राव समिति आई। इसने ग्रामीण विकास पर जोर दिया और कहा कि नौकरशाही को पंचायतों पर हावी नहीं होना चाहिए। और इसके ठीक 1 साल बाद एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया है ना। हाँ, 1986 में LM सिंघवी समिति, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही क्या कि अगर पंचायतों को असली ताकत देनी है तो उन्हें संविधान का हिस्सा बनाना होगा, उन्हें संवैधानिक दर्जा देना होगा। और इसी सिंघवी समिति की नींव पर आगे चलकर 1992 के 73वें और 74वें संशोधन हुए। तो अगर क्रम बनाए तो 1957 बलवंत राय मेहता जो कि शुरुआत थी, 1977 अशोक मेहता जिसमें सुधार हुआ, 1985 GVK राव नौकरशाही पर लगाम के लिए, और 1986 LM सिंघवी संवैधानिक दर्जे के लिए। एकदम परफेक्ट रिकैप। लेकिन ये सब बिना पैसे के कैसे चलेगा? इसके लिए भी तो कोई प्रावधान होगा ना? बिल्कुल है। अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग स्थानीय निकायों के लिए एक वित्तीय पेसमेकर की तरह काम करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन हो। तो हमने ना प्रशासनिक ढांचे के तीनों स्तर समझ लिए। अब उस मजबूत नींव की बात करते हैं जिस पर हम नागरिक खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की, जो संविधान के भाग 3 और भाग 4 में समाहित हैं। जी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, इन दोनों का संतुलन ही इस पूरे ढांचे की अंतरात्मा है। हाँ, लेकिन मूल अधिकारों में एक बहुत ही बारीक वर्गीकरण है जो अक्सर भ्रमित करता है। कैसा वर्गीकरण? कुछ अधिकार हर उस व्यक्ति को प्राप्त है जो भारत की सीमा में है, चाहे वो विदेशी पर्यटक ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ विशेषाधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। हाँ, ये एकदम सही है। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि विदेशियों को इन अधिकारों से बाहर क्यों रखा गया। देखिए, इसके पीछे ना राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा का तर्क है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति, पूरे देश में घूमने, बसने और राजनीतिक संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो क्या कोई देश किसी विदेशी नागरिक को अपने यहाँ राजनीतिक पार्टी बनाने या कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार दे सकता है? अब समझ में आया। मतलब अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। तो जाहिर है हम विदेशियों को अपनी सरकारी सेवाओं में समान अधिकार नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। ये वर्गीकरण मनमाना नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करता है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों का विशेष अधिकार है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है द बॉडी ऑफ या सदैव उपस्थित करना। इसका कानूनी मतलब है कि अगर पुलिस या राज्य ने किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा है तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से न्यायालय के सामने पेश किया जाए। यानी ये सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं है, कोर्ट साक्षात उस व्यक्ति को देखना चाहता है। बिल्कुल। ताकि उसकी गिरफ्तारी की वैधता जांची जा सके। ये राज्य की मनमानी के खिलाफ न एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं स्रोत सामग्री के सबसे संभावित परीक्षा प्रश्न पर। अधिकारों का दायरा समय के साथ न्यायपालिका द्वारा बढ़ाया गया है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये वाद एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सुभाष कुमार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है।
अच्छा, तो और क्या शामिल किया गया? इसी के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी एक मूल अधिकार माना गया। तो एक तरह से न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार को सिर्फ जिंदा रहने से अपग्रेड करके गुणवत्तापूर्ण जीवन में बदल दिया। मतलब अगर आप प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं तो ये सीधे आपके शरीर और जीवन के अधिकार पर हमला है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार व्याख्या है। हाँ, लेकिन देखिए, अधिकारों की बात कर्तव्यों के बिना तो अधूरी है ना। मूल कर्तव्यों की बात करें जो कि अनुच्छेद 51A में है, तो ये तो मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हाँ। वो आपातकाल का दौर था। तब ये महसूस किया गया कि नागरिक केवल अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं। सही बात है। तो शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगर हम इन 11 कर्तव्यों को देखें ना, तो इन्हें एक एक करके रटने के बजाय अगर हम इन्हें कुछ मुख्य थीम्स या विषयों में बांट लें तो ये बहुत आसान हो जाता है परीक्षा के लिए। बिल्कुल, हम इन्हें मुख्य रूप से 4-5 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय प्रतीकों और आदर्शों का सम्मान, जैसे संविधान, तिरंगा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना। और दूसरा? दूसरा, देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए तैयार रहना। तीसरा हो सकता है सामाजिक समरसता, जिसमें महिलाओं का सम्मान और भाईचारा शामिल है। हाँ। चौथा, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा, जिसमें वन, वन्यजीव और हमारी सामाजिक संस्कृति आती है। और पांचवां, व्यक्तिगत विकास, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति बचाना और उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। और 11वां कर्तव्य तो शिक्षा का है ही। बिल्कुल, इस तरह से विषयों में बांटकर देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बदलती हैं ना, कानून को भी बदलना पड़ता है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति देता है, जो इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। और जब संशोधनों की बात आती है तो 8वीं अनुसूची की भाषाओं से जुड़े संशोधन स्रोत सामग्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन भाषा संबंधी संशोधनों को याद रखने के लिए ना एक बहुत ही शानदार ट्रिक मौजूद है। अच्छा, वो क्या है? सबसे पहले 1967 का 21वां संशोधन आया, जिसके द्वारा केवल एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। ये तो सीधा है, लेकिन असली ट्रिक इसके बाद है। बताइए। 1992 में 71वां संशोधन हुआ। इसे याद रखने का शब्द है नमक, NAMAK। अरे वाह! नमक यानी न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 71वें संशोधन द्वारा यही 3 भाषाएं जोड़ी गईं। बिल्कुल। और इसके बाद आया 2003 का 92वां संशोधन। इसके लिए ट्रिक है BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। हाँ, तो 21, 71 और 92 सिंधी, नमक और BDMS परीक्षा में समय बचाने के लिए ना ये एक बेहतरीन हथियार है। बहुत ही उम्दा ट्रिक है ये। अब समय बचाने की ही बात हो रही है तो संविधान के भाग 21 में दिए गए विशेष उपबंधों की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 371 की पूरी सीरीज है। हाँ, इसे राज्यों के साथ सटीक मिलाना होता है। इसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 371 मूल रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। इसके बाद जो अल्फाबेट सीरीज शुरू होती है ना, उसके पीछे उन राज्यों की विशिष्ट सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जैसे अनुच्छेद 371A ये नागालैंड के लिए है, जो नागाओं के प्रथागत कानूनों को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 371B असम के लिए और अनुच्छेद 371C मणिपुर के लिए। और 371D और E ये दोनों आंध्र प्रदेश के लिए हैं। और यहाँ एक खास बात यह है ना कि 371E आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है, ताकि वहाँ के छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सके। बिल्कुल सही। इसके आगे अनुच्छेद 371F सिक्किम के लिए है, जो भारत में एक विशेष समझौते के तहत शामिल हुआ था। अनुच्छेद 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और अंत में अनुच्छेद 371J यह कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए विशेष उपबंध करता है।
ये सूची ना देखने में भले ही डरावनी लग सकती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये विशेष प्रावधान क्यों है। ये समानता के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि हर राज्य की जरूरतें एक जैसी नहीं होती। सही बात है। तो इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को कुछ स्वर्णिम नियमों या त्वरित टेकअवेज में निचोड़ना हो तो वे क्या होंगे? अगर इस पूरे विश्लेषण का हम एकदम अर्क निकालें तो सबसे अहम बिंदु ये होंगे। पहला, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल हमेशा राज्यसभा ही करेगी, वो भी 2/3 बहुमत से। दूसरा, स्थानीय स्वशासन के विषय। पंचायतों के पास 29 और नगर पालिकाओं के पास 18 विषय हैं और बलवंत राय मेहता इसके शिल्पी थे, जो 1957 में आई थी। जी। तीसरा, स्वर्णिम नियम। सुभाष कुमार वाद ने साफ कर दिया कि स्वच्छ पर्यावरण कोई विलासिता नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। बिल्कुल। और चौथा, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, जिसने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य है। और पांचवां, 371 सीरीज के मिलान वाले सवाल, विशेषकर 371A जो नागालैंड के लिए है और 371F जो सिक्किम के लिए है। ये तो बहुत ही सधा हुआ और धारदार रिवीजन रहा। हाँ। तो अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले 1909 का अधिनियम सामने आता है, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किताबों में अक्सर एक सीधा सा तथ्य लिखा होता है कि इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार को बढ़ा दिया और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। हाँ, जो कि एक बहुत ही सतही जानकारी है। वही ना, लेकिन परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसके भीतर एक बहुत गहरा फंदा छिपा था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या जिसे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बिल्कुल। और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल एक नया नियम नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। रणनीति मतलब लोग इसे अक्सर सिर्फ एक तरह का आरक्षण मान लेते हैं। हाँ, और यही वो भूल कर बैठते हैं। ये काम कैसे करता था, इससे समझना ज्यादा जरूरी है। इस व्यवस्था के तहत पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अरे बाप रे, मतलब सीधे सीधे समाज को बांटने की तैयारी। एकदम। ये कोई सामान्य राजनीतिक सुधार नहीं था। देखिए, 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी ना, तो ब्रिटिश सत्ता ने फूट डालो और राज करो कि अपनी नीति को इस 1909 के कानून के जरिए एक कानूनी जामा पहना दिया। मतलब जो काम पहले सिर्फ नीतियों में था, वो अब बाकायदा देश के कानून का हिस्सा बन गया था। बिल्कुल, समाज को बांटने का एक लीगल तरीका। और ये बंटवारा यही नहीं रुका। मतलब 1909 के इस कानून ने जिस असंतोष को जन्म दिया, वो अगले एक दशक में और भी उग्र हो गया। हाँ, और फिर प्रथम विश्व युद्ध आ गया। सही कहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने तो इस उम्मीद में ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था कि बदले में उन्हें स्वशासन यानी सेल्फ रूल मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हाँ, युद्ध के बाद जब सुधारों की बारी आई तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए और इस अधिनियम ने प्रांतों के स्तर पर एक बेहद उलझी हुई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये द्वैध शासन असल में था क्या? इस द्वैध शासन ने ना प्रांतीय प्रशासन को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। एक तरफ थे आरक्षित यानी रिजर्व्ड विषय और दूसरी तरफ हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषय। 1919 के इस कानून की जटिलता ही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, क्योंकि यहीं पर पावर और जवाबदेही के बीच का सबसे बड़ा धोखा छिपा था। अच्छा, तो इस द्वैध शासन की कार्यप्रणाली को ना एक एनालॉजी से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हाँ। मान लेते हैं कि प्रांत की सरकार एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। ठीक है। तो 1919 का कानून कुछ ऐसा था जैसे इस कंपनी का जो मुख्य बॉस है यानी गवर्नर, वो सारा पैसा, सारी असली ताकत और सुरक्षा अपने पास एक तिजोरी में बंद कर लेता है। मतलब उसका आरक्षित क्षेत्र हो गया। बिल्कुल। और इस तिजोरी की चाबी के लिए वो किसी भी कर्मचारी, शेयर होल्डर या जनता को जवाबदेह नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ कंपनी में जो जनसंपर्क का काम है या जो साफ सफाई और कर्मचारियों के कल्याण का काम है, वो निचले स्तर के कर्मचारी यानी भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर देता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है यार। है ना? काम और जिम्मेदारी पूरी तरह से मंत्रियों की, लेकिन बिना किसी असली पावर या पैसे के। एकदम सटीक। और इस एनालॉजी को अगर हम सीधे तौर पर 1919 के ऐतिहासिक डेटा पर लागू करें तो एवलेन तस्वीर एकदम पारदर्शी हो जाती है। हमारे स्रोतों से निकाले गए इस डेटा हाइलाइट सेक्शन पर गौर करना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। पहला हिस्सा था आरक्षित विषय। इन विषयों का प्रशासन सीधे गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के हाथों में था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे विधान परिषद के प्रति तनिक भी उत्तरदायी नहीं थे। मतलब कोई जवाबदेही नहीं। कोई नहीं। और इन विषयों की सूची में शामिल थे न्याय, पुलिस, वित्त, भू राजस्व और सिंचाई। अरे वाह! मतलब सरकार चलाने का खजाना और डंडा दोनों गवर्नर के पास सुरक्षित थे। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा था हस्तांतरित विषय। इनका प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और इसमें कौन से विषय आते थे? इनमें शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल थे। अब आप ही सोचिए, बिना वित्त और बिना पुलिस के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को संभालना तो लगभग असंभव था। हाँ, पैसे के बिना तो ये सब नहीं हो सकता। और यही ब्रिटिश सरकार की चाल थी। PYQ का डेटा ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि परीक्षक इसी सूची का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। अक्सर राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट के संदर्भ में सवाल उलझाए जाते हैं, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य को जानबूझकर आरक्षित सूची में डालकर ना एक कथन तैयार कर दिया जाता है। हाँ, और जो उम्मीदवार इस सूची को सिर्फ रटते हैं वे परीक्षा के दबाव में अक्सर हस्तांतरित और आरक्षित को आपस में मिला देते हैं। लेकिन अगर ये लॉजिक याद रखा जाए कि ब्रिटिश गवर्नर कभी भी पैसे और पुलिस पर से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता था, तो मुझे लगता है ये भ्रम कभी पैदा नहीं होगा। एकदम सही बात है। खैर, 1919 के इस द्वैध शासन ने प्रांतों में जो अफरा तफरी मचाई, उसी में अगले बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्योंकि भारतीय नेताओं ने इस खोखले द्वैध शासन का बहुत कड़ा विरोध किया था। बिल्कुल। साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, गोलमेज सम्मेलन विफल हुए, तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलने वाला। हाँ, उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्हें एक बहुत ही विस्तृत, जटिल और विशाल प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पड़ा, जिसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम का रूप लिया। 1935 का अधिनियम, ये एक ऐसा कानून है जिसे हमारे वर्तमान संविधान का कार्बन कॉपी या मुख्य ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। आज के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जरिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसकी जड़ें इसी अधिनियम के अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना में है। हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन। और हमारे संविधान के विशाल होने का जो मूल कारण है ना, वो इसी कानून के पन्नों में दर्ज विस्तृत प्रशासनिक विवरण है। ब्रिटिश सरकार कोई भी ऐसी खामी नहीं छोड़ना चाहती थी जिसका फायदा भारतीय उठा सकें। इसलिए उन्होंने एक एक नियम को एकदम विस्तार से लिखा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 1935 के अधिनियम के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा भ्रम भी मंडराता है। अच्छा, वो भ्रम क्या है? अक्सर जब अखिल भारतीय संघ और सूचियों में शक्तियों के बंटवारे की बात पढ़ी जाती है, तो सतह पर ऐसा लगता है जैसे संघीय स्तर पर एक चुनी हुई सरकार को बहुत बड़ी ताकत दे दी गई थी। तो मिथक ये है कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में जो संघीय विषय रखे गए के वे पूरी तरह से संघीय विधानमंडल के नियंत्रण और जवाबदेही के अधीन आ गए थे। और सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है ना? एकदम विपरीत। और इसी सच्चाई के भीतर वो विरोधाभास छिपा है जिसे 1935 का विरोधाभास कहा जा सकता है। परीक्षा के लिए सबसे संभावित सवालों में से एक है। बिल्कुल। मतलब 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके उसे केंद्र में लागू कर दिया था। और जब केंद्र में विषयों का बंटवारा हुआ, तो रक्षा और विदेश मामले जैसे सबसे अहम विषय कागजों पर संघीय विषय तो कहलाए। हाँ, लेकिन उन्हें गवर्नर जनरल की विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियों के अधीन रखा गया, स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ ये था कि सेना और विदेशी मुल्कों से संबंधों पर
भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल इन मामलों में संघीय विधानमंडल के प्रति जरा भी उत्तरदायी नहीं था। बाप रे, मतलब ताकत तो दी ही नहीं गई। वही तो, ब्रिटिश क्राउन भारत में एक प्रशासनिक ढांचा, एक नौकरशाही की मशीनरी तो स्थापित कर रहा था, लेकिन वो संप्रभुता के मूल स्तंभों को, जैसे कि देश की रक्षा, किसी भी कीमत पर भारतीयों के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था। और परीक्षा में अक्सर यही जाल बिछाया जाता है। मतलब अगर ये कथन सामने आए कि 1935 के अधिनियम के तहत रक्षा और विदेश मामले पूरी तरह से विधानमंडल के नियंत्रण में थे, तो ऐतिहासिक संदर्भ की ये समझ तुरंत उस कथन को गलत साबित कर देगी। बिल्कुल। ब्रिटिश कानूनों द्वारा दी गई इस भारी भरकम प्रशासनिक रूपरेखा, मतलब इस 1935 के ब्लूप्रिंट को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी कंकाल पर स्वतंत्र भारत के संविधान का मांस चढ़ाया गया था। बहुत सही कहा आपने। और ये काम जिस संस्था ने किया, अब उस संविधान सभा के निर्माण प्रक्रिया के तथ्यों का विश्लेषण करना भी जरूरी है। क्योंकि जब एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, तो हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। हाँ, तो चलिए तथ्यों पर आते हैं। संविधान सभा की शुरुआती कार्यप्रणाली ही कई महत्वपूर्ण बातों को समेटे हुए हैं। 9 दिसंबर 1946 को जब सभा की पहली बैठक हुई, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यह चयन कोई लॉटरी से नहीं हुआ था। इसके पीछे फ्रांसीसी परंपरा का पालन किया गया था, जिसके तहत सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ये सम्मान दिया जाता है। अच्छा, ये एक अच्छा फैक्ट है। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत रूप से स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। लेकिन संविधान निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया में जो धुरी थी, जिस पर पूरा काम टिका था, वो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत महत्वपूर्ण कमेटी। ऐतिहासिक स्रोतों में इसके गठन की सटीक तारीख 29 अगस्त 1947 दर्ज है। मतलब आजादी के ठीक कुछ दिनों बाद। हाँ। इस समिति की संरचना पर अक्सर बहुत गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। 7 सदस्यों वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उनके साथ N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला शामिल थे। और इसके बाद 2 ऐसे सदस्यों का जिक्र आता है जिन्होंने बाद में समिति को ज्वाइन किया था। हाँ, पहले थे N. माधवराव, जिन्होंने B.L. मित्र का स्थान लिया, क्योंकि मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और दूसरे थे T.T. कृष्णमाचारी, जिन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछे। इतिहास के इतने बड़े फलक पर क्या सच में ये याद रखना जरूरी है कि किस सदस्य ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और किसकी मृत्यु हुई? 7 सदस्यों के नाम, उनके बदलने के कारण, क्या ये सब केवल रटने वाली बात नहीं हो गई? सतह से देखने पर ना, ये सवाल पूरी तरह से वाजिब लगता है। हाँ, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए इस स्तर के बारीक विवरण की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक साधारण रटंत विद्या का हिस्सा लग सकता है, लेकिन जब लाखों उम्मीदवार एक ही पाठ्यक्रम पढ़ रहे हों, तो मूल्यांकन करने वाली संस्था ये कैसे तय करेगी कि किसने सिर्फ पन्ने पलटे हैं और किसने हर एक विवरण को समझकर पढ़ा है? अच्छा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन परिवर्तित सदस्यों पर जो सवाल तैयार किए जाते हैं, उनका मकसद केवल याददाश्त जांचना नहीं होता। ये उम्मीदवार की डिटेल ओरिएंटेशन का परीक्षण है। डिटेल ओरिएंटेशन। हाँ, स्वास्थ्य कारणों और मृत्यु के बीच का अंतर याद रखना ये दर्शाता है कि अभ्यर्थी ने, पढ़ने वाले व्यक्ति ने जानकारी को सिर्फ निगला नहीं है, बल्कि उसके सूक्ष्म अंतरों को देखा है। कल को जब कोई प्रशासक सैकड़ों पन्नों की कोई सरकारी नीति पढ़ेगा, तो वहां एक शब्द के हेरफेर से पूरे कानून का मतलब बदल सकता है। ओहो, ये तथ्य आधारित सवाल उसी गहन अवलोकन क्षमता को परखने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये तो इस पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब जानकारी खुद में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस जानकारी को प्रोसेस करने का तरीका है। सही पकड़ा आपने। ये एक फिल्टर है जो सतही तौर पर पढ़ने वालों को अलग करता। चलिए, इस पूरी चर्चा के दौरान ऐतिहासिक विकासक्रम से लेकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक कई परतों को खोला गया है। तो अब जानकारी के इस विशाल समुद्र को परीक्षा के नजरिए से समेटने के लिए
एक रैपिड रिवीजन समरी कर लेते हैं। बिल्कुल, एक क्विक रिकैप हो जाए। पैटर्न नंबर 1, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। इसके पीछे की चाल थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जहां पृथक निर्वाचन के जरिए समाज को बांटने की शुरुआत हुई। पैटर्न नंबर 2, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां द्वैध शासन का फंदा था। प्रांतों में जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई, लेकिन असली ताकत और पैसा गवर्नर ने आरक्षित विषयों के रूप में अपने पास रखा, बिना किसी जवाबदेही के। बिल्कुल। पैटर्न नंबर 3, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये हमारे विशाल संविधान का असली प्रशासनिक ब्लूप्रिंट है, और यहाँ का सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि रक्षा और विदेश मामले जैसे विषय संघीय सूची में होने के बावजूद सीधे गवर्नर जनरल की शक्तियों के नियंत्रण में थे। एकदम सही। और आखिर में पैटर्न नंबर 4, प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को बनी इस समिति के परिवर्तित सदस्यों का विवरण, जैसे बीएल मित्तर का स्वास्थ्य कारणों से हटना और अडीपी फेतान के निधन के बाद टीटी कृष्णामाचारी का आना, ये केवल तथ्य नहीं बल्कि अवलोकन क्षमता का लिटमस टेस्ट है। प्रस्तावना या प्रियम्बल। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें एक बहुत ही दिलचस्प डेटा हाईलाइट है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब प्रस्तावना में भारत का स्वरूप संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। लेकिन 1976 में इसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया गया। हाँ, तो मैं वही पूछने वाला था, ये बदलाव असल में था क्या? देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, तो अब ये संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये तथ्य तो छात्र अक्सर रट लेते हैं, लेकिन 1976 का समय बहुत उथल-पुथल वाला था। हाँ। तो क्या इससे पहले भारत पंथनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1976 से पहले भारत पंथनिरपेक्ष नहीं था। वही ना, क्योंकि मौलिक अधिकारों में तो धर्म की स्वतंत्रता हमेशा से थी। एकदम सही पकड़ा आपने। मौलिक अधिकारों में ये पहले से मौजूद था, लेकिन 42वें संशोधन ने इस विचार को प्रस्तावना में लिखकर और ज्यादा मुखर कर दिया। मतलब एक तरह से फ्रंट पेज पर ही लिख दिया। हाँ, ये एक तरह का सिग्नलिंग था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और जहां तक समाजवादी शब्द की बात है, भारतीय संदर्भ में ये अलग है। ये कम्युनिस्ट वाले समाजवाद से अलग कैसे है? क्योंकि कम्युनिस्ट व्यवस्था में सब कुछ सरकार के पास होता है, लेकिन भारत का मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका सीधा फोकस गरीबी और असमानता को खत्म करने पर है, न कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने पर। बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण है ये। अब जरा प्रस्तावना के 3 मुख्य स्तंभों पर आते हैं: न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। नोट्स में एक खास क्रम दिखता है। न्याय 3 प्रकार का बताया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय से पहले रखा गया। और ये कोई संयोग नहीं है, ये जानबूझकर किया गया था। अच्छा, इसके पीछे क्या तर्क था? देखिए, संविधान निर्माताओं का ये स्पष्ट मानना था कि अगर समाज में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव है, यानी सामाजिक न्याय की कमी है या बहुत ज्यादा गरीबी है, यानी आर्थिक न्याय नहीं है, बिल्कुल, तो ऐसे में सिर्फ वोट देने का अधिकार, जो कि राजनीतिक न्याय है, वो पूरी तरह बेमानी हो जाता है। एक भूखे या शोषित इंसान के लिए सिर्फ वोट का अधिकार काफी नहीं है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसके अलावा प्रस्तावना स्वतंत्रता की भी बात करती है, राइट? हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी है, और साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी तय करती है। तो ये पूरा एक वैचारिक ढांचा हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, जिसे हम मिथक बनाम तथ्य या मिथ वर्सेस फैक्ट कहते हैं, वो हिस्सा आता है, जिसने लंबे समय तक न्यायपालिका को भी उलझाए रखा था। हाँ, एक आम धारणा है कि क्योंकि प्रस्तावना किताब के पहले बनने पर है, तो वो हमेशा से ही संविधान का एक हिस्सा मानी जाती रही होगी। और यही वो धारणा है जो तकनीकी रूप से गलत है। गलत है? तो फिर सच क्या है? देखिए, 1960 में एक बहुत ही मशहूर मामला आया था, बेरूबारी यूनियन केस। उस समय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उनका तर्क ये था कि
प्रस्तावना सरकार को कोई शक्ति नहीं देती और ना ही उसकी शक्तियों पर रोक लगाती है। मतलब वो सिर्फ एक सजावटी पन्ना है। उस समय अदालत ने यही माना था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी है, लेकिन मुख्य कानूनी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। रुकिए, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर हो और अदालत कह रही है कि ट्रेलर फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये कानूनी स्थिति बदली कब? ये स्थिति बदली 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। ये नाम तो परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच, और उन्होंने 1960 के अपने ही फैसले को पूरी तरह पलट दिया और घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। ट्रेलर के बिना फिल्म की आत्मा समझी नहीं जा सकती। अरे वाह! अगर मैं इसे थोड़ा वैचारिक नजरिए से देखूं, तो 1973 में अदालत ने मान लिया कि जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद को समझने में उलझन होगी, तो प्रस्तावना ही वो लेंस होगी जिससे उस अनुच्छेद की सही व्याख्या की जा सकेगी। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए, अब इस मार्गदर्शक रोशनी से आगे बढ़ के थोड़ा असल मैकेनिज्म पर आते हैं। संविधान के ये सारे आदर्श जमीनी स्तर पर कैसे लागू होते हैं? यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जो PYQ में बहुत बार पूछा गया है। सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट का सिद्धांत। जब हम पहली बार सीमित शब्द सुनते हैं तो ये थोड़ा नकारात्मक लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सरकार को काम करने से रोका जा रहा हो। बिल्कुल। तो फिर ये असल में क्या है? यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खूबी है। सीमित सरकार का अर्थ सरकार को कमजोर करना नहीं है, बल्कि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाल है। परीक्षाओं में ये सवाल कैसे आता है? परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, और इसका सबसे सटीक उत्तर है सीमित सरकार। मैं इसका थोड़ा लॉजिक समझना चाहूंगा। ये सरकार को सीमित कैसे और क्यों करती है? देखिए, सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। पुलिस है, सेना है, कानून बनाने की पूरी मशीनरी है। सही बात है। अगर ये ताकत असीमित हो जाए तो क्या होगा? वो आसानी से तानाशाही में बदल सकती है। इसलिए एक संवैधानिक सरकार एक लिखित ढांचे के माध्यम से राज्य की इन मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाती है। यानी वो लक्ष्मण रेखा खींच देती है। एकदम सही। ये तय करती है कि सरकार क्या कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार क्या नहीं कर सकती। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के अतिक्रमण से बचाती है। समझ गया। इसी संदर्भ में नोट्स में एक बहुत अच्छा तुलनात्मक तथ्य दिया है, ब्रिटेन बनाम भारत का। हाँ, ये शक्तियों के सीमित होने के सिद्धांत को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां क्या व्यवस्था है? ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत लागू है, यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इसका मतलब है कि ब्रिटिश संसद पूरी तरह से सर्वोच्च है। वो कोई भी कानून बना सकती है। और क्या वहां की अदालतें उस कानून को रोक नहीं सकती? बहुत मुश्किल है। वहां संसद की शक्तियों पर कोई लिखित सीमा नहीं है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। यहाँ संसद संप्रभु नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो अगर भारतीय संसद कल को कोई ऐसा कानून पास कर दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, तो क्या होगा? तब न्यायपालिका उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। हाँ, और अदालत उसे असंवैधानिक मानकर रद्द कर सकती है। यही है सीमित सरकार का असली प्रैक्टिकल रूप। बहुत खूब। अब एक और सवाल उठता है। अगर संविधान सरकार को सीमित करता है तो वो ये कैसे तय करता है कि केंद्र और राज्य आपस में शक्तियों के लिए न लड़ें? इसका जवाब हमें मिलती है 7वीं अनुसूची में, जहां शक्तियों का बहुत स्पष्ट बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं, राइट? हाँ, पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा मामले, विदेश मामले या करेंसी। क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी है राज्य सूची। इस पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस, कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य। क्योंकि हर राज्य की जरूरतें अलग होती हैं। सही कहा। और तीसरी है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हाईलाइट है जो परीक्षाओं में बार बार टकराता है। अब शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण वाले फैक्ट की बात कर रही हैं? बिल्कुल। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आज समवर्ती सूची में है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमेशा से समवर्ती सूची में नहीं थे। एकदम सही। इन्हें भी 1976 के 42nd संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। ये बहुत ही दिलचस्प है। 42nd संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, आपातकाल के दौरान आया था। हाँ, और शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में डालने का सीधा मतलब था कि केंद्र सरकार इन विषयों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, ताकि पूरे देश के लिए एक जैसी नीति बनाई जा सके। आपने इसके पीछे का पूरा लॉजिक डिकोड कर लिया। ये सिर्फ विषयों का बदलाव नहीं था, ये शक्तियों के संतुलन को केंद्र की ओर झुकाने का एक कदम था। अब जब हम अनुसूचियों पर आई गए हैं, तो इस 12 अनुसूचियों वाली भूल भुलैया को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और अनुच्छेद उसके नियम है, तो मैं इन अनुसूचियों को उस बैकएंड सिस्टम या हिडन डेटा की तरह देखता हूं, जो उन नियमों को लागू करने की बारीकियां तय करता है। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सबसे पहले 5वीं और 6ठी अनुसूची को देखते हैं, जो क्षेत्रीय प्रशासन से जुड़ी हैं। ये दोनों अनुसूचियां बहुत खास हैं, क्योंकि ये देश के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। वहाँ क्या अलग होता है? वहाँ सामान्य नियम काम नहीं करते। इन क्षेत्रों में राज्यपाल के पास बहुत ही विशेष और लगभग असीमित शक्तियां आ जाती हैं। असीमित शक्तियां मतलब क्या? राज्यपाल संसद के बनाए कानूनों को भी चुनौती दे सकता है? चुनौती नहीं, बल्कि राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून को इन जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने से पूरी तरह रोक दे। अच्छा। या फिर उनमें कुछ बदलाव करके लागू करे। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, उनकी जमीन और रीति रिवाजों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना है। ये तो बहुत ही शानदार संरक्षण तंत्र है। और नोट्स में 6ठी अनुसूची के राज्यों को याद रखने का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, AMTM। हाँ, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। परीक्षा में ये कैसे पूछा जाता है? अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, और विकल्पों में मणिपुर या नागालैंड दे दिया जाता है। तो ये AMTM ट्रिक उस कंफ्यूजन को सेकंड्स में दूर कर देती है। बिल्कुल। अब उस अनुसूची की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में सीक्रेट वॉल्ट या तिजोरी के रूप में किया था, यानी 9वीं अनुसूची। हाँ, इसका इतिहास और इसका न्यायिक द्वंद्व बहुत ही नाटकीय है। देखिए, 9वीं अनुसूची को संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद लाया गया था। 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए। हाँ, उस वक्त देश में जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार के कानून बन रहे थे, लेकिन लोग संपत्ति के अधिकार को लेकर सीधे अदालतों में जा रहे थे, जिससे सारे सुधार रुक रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने 9वीं अनुसूची बना दी और साफ कह दिया कि जो भी कानून इस अनुसूची के अंदर डाल दिया जाएगा, अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, ये तो सीधे तौर पर अदालतों को बाईपास करने का एक तरीका था। एक सेफ हाउस बन गया था सरकार के लिए। लेकिन न्यायपालिका भी इसे लंबे समय तक ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी, राइट? एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट सामने आता है, जो हर छात्र के दिमाग में सेट होना चाहिए। 24 अप्रैल 1973 की तारीख। हाँ, ये वही दिन है जिस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था। तो इस तारीख का 9वीं अनुसूची से क्या कनेक्शन है? बाद में IR कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तारीख को एक स्पष्ट कट ऑफ डेट तय कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में चले गए वे तो सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद, इस तारीख के बाद अगर कोई भी नया कानून इसमें डाला जाता है तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है, खासकर तब जब वह कानून संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। अरे वाह, ये एक बहुत ही जबरदस्त चेक एंड बैलेंस है। जिस तिजोरी को न्यायपालिका से बचने के लिए बनाया गया था, 1973 के बाद वो तिजोरी खुद न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गई। बिल्कुल, राजनीति और न्यायपालिका का इससे बड़ा टकराव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इसने भारतीय राजनीति के उस पुराने आया राम गया राम वाले कल्चर पर बहुत हद तक लगाम लगाई थी। इसे कब लाया गया था? इसे 1985 में 52वें संशोधन द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य तो साफ था कि जो विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। हाँ,
लेकिन इस कानून में शुरुआत में एक बहुत बड़ी खामी यानी एक लूपहोल छोड़ दिया गया था। वो लूपहोल क्या था? क्या वो विभाजन या स्प्लिट वाला नियम था? एकदम सही। 1985 के कानून में कहा गया था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य एक साथ टूटकर पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। हाँ, उसे विभाजन माना जाएगा और उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब अगर एक नेता दल बदले तो गैर कानूनी, लेकिन अगर एक साथ 20-30 नेता दल बदल लें तो वो कानूनी हो गया। ये तो रिटेल दल बदल पर रोक लगाकर होलसेल दल बदल को वैध करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और इसी खामी को सुधारने के लिए फिर एक और संशोधन करना पड़ा। वो कब हुआ? ने उस 1/3 सदस्यों वाले विभाजन की छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब नियम यह है कि अगर आपको पार्टी बदलनी है और अपनी सदस्यता भी बचानी है तो क्या करना होगा? तो कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों को टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय या मर्जर करना होगा। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। 1985 के 52वें संशोधन कानून लाया और 2003 के 91 संशोधन ने उसके सबसे बड़े लूपहोल को बंद कर दिया। यही तरीका है इसे याद रखने का। अब बाकी जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनका एक त्वरित सारांश देख लेते हैं। अनुसूची 2 और 3 वेतन और शपथ के बारे में है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक अपवाद है जो अच्छों को परीक्षा में फंसा देता है। अच्छा, वो अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का कोई प्रारूप नहीं है। अरे, तो वो कहाँ है? उनकी शपथ के लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुसूची 3 में सिर्फ मंत्रियों और जजेस वगैरह की शपथ होती है। ये तो बहुत ही शानदार फैक्ट है। इसके अलावा अनुसूची 8 मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। बिल्कुल, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और अब कुल 22 भाषाएं हैं। और अंत में जमीनी स्तर का लोकतंत्र यानी अनुसूची 11 और 12। अनुसूची 11 पंचायत से जुड़ी है जो 73वें संशोधन से आई। और इसमें विषय कितने हैं? इसमें 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें काम करती हैं। और वहीं अनुसूची 12 नगर पालिकाओं के लिए है जो 74वें संशोधन से आई। और इसमें 18 विषय हैं। एकदम सही, 29 विषय पंचायत के, 18 नगर पालिका के। चलिए, तो अब हमने संविधान के ढांचे, शक्तियों के बंटवारे और अनुसूचियों की गहराई को नाप लिया है। अब हम चर्चा को उस भूभाग में रहने वाले लोगों की ओर मोड़ते हैं, यानी नागरिकता। सिटीजनशिप, ये भी एक बहुत ही कोर टॉपिक है। हमारे स्रोतों के अनुसार भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अमेरिका जैसे देशों से कैसे अलग है। देखिए, अमेरिका का मॉडल दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप पर आधारित है। मतलब वहां एक व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं? हाँ, वहाँ एक व्यक्ति पहले अपने राज्य का नागरिक होता है, जैसे टेक्सास या कैलिफोर्निया का, और उसके बाद वो अमेरिका का नागरिक होता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। नहीं, भारत में संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर एकल नागरिकता और एकल अधिवास यानी सिंगल डोमिसाइल को चुना। इसका क्या कारण था? क्या वे राज्यों को कम ताकतवर रखना चाहते थे? इसका मुख्य कारण भारत की भारी विविधता थी। इतने अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद निर्माताओं को एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनानी थी। मतलब चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो या पंजाब में, आपकी नागरिकता सिर्फ भारतीय है। बिल्कुल, ये देश की अखंडता को मजबूत करने का एक वैचारिक कदम था। लेकिन नागरिकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यह कोई परम या पूर्ण अधिकार नहीं है। राइट, एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार कुछ कड़ी शर्तों के साथ आता है। जैसे अगर कोई नागरिक देश के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है या युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करता है या फिर नागरिकता प्राप्त करने में किसी तरह का फर्जीवाड़ा करता है, तो राज्य के पास उसकी नागरिकता छीनने का पूरा अधिकार है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी प्रीमियम क्लब की मेंबरशिप हो। पूरे देश के लिए एक ही कार्ड चलता है, लेकिन अगर क्लब के यानी संविधान के नियमों को तोड़ा गया तो सदस्यता रद्द भी हो सकती है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो हमने प्रस्तावना से लेकर नागरिकता तक एक बहुत ही तार्किक सफर तय किया है। अब परीक्षा के नजरिए से आज के इस पूरे डेटा को फिल्टर करने का समय आ गया है। बिल्कुल, रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है। आपके अनुसार इस पूरी चर्चा से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो छात्रों का सबसे ज्यादा फोकस सीमित सरकार पर होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ,
ये कोई तकनीकी शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत है जो बताता है कि एक संवैधानिक सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही कर सकती है, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बची रहे। बिल्कुल। ये सवाल बार बार अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। और अगर हम हार्ड डेटा या वर्षों की बात करें तो हार्ड डेटा में 9वीं अनुसूची के लिए न्यायिक समीक्षा की कट ऑफ डेट सबसे अहम है, 24 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती केस की तारीख। हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए एपिसोड के इस गहन चर्चा के आखिर में एक बहुत ही तेज रैपिड रिवीजन समरी करते हैं, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 1976 का 42वां संशोधन। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, और साथ ही इसने शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि केंद्र का दखल बढ़ सके। इसके बाद प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं वाला विवाद। 1960 के बेरुवारी केस में कोर्ट ने कहा नहीं है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने फैसला बदला और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। जनजातीय प्रशासन के लिए छठी अनुसूची का हमारा फॉर्मूला क्या था? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। और अंत में दल बदल कानून का वो लूप होल 1985 में 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची आई, जिसमें 13 सदस्यों का टूटना वैध था, जिसे 2003 के 91वें संशोधन से खत्म किया गया। और अब केवल 2/3 सदस्यों के विलय को ही कानूनी मान्यता प्राप्त है। ये सारांश वाकई में बहुत प्रभावी है। जब आप तथ्यों को उनके पीछे की कहानी और लॉजिक से जोड़ देते हैं तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वे आपकी समझ का हिस्सा बन जाते हैं। और यही समझ परीक्षा हॉल में उस वक्त काम आती है जब विकल्प बहुत मिलते जुलते हों।